गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपने सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक के साथ आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों ने शायद 12th क्लास के अंदर भी रीड आउट कर चुके हैं। हाँ, तो लेट अस स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस देखते हैं कि हमें हिस्टैरिसीस क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इस यूनिट के अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स को डिस्कस किया था स्टार्टिंग के अंदर, जैसे ससेप्टिबिलिटी जाइएम से रिप्रेजेंट किया था हमने। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, ऐसे ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या जो है हमने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसको नाम दिया था हमने, मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ठीक है, तो ये बहुत सारी टर्म हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी और इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इनको हमने रीड किया था। लेकिन अब हमें ये देखना है, जब हम किसी भी मटेरियल को लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने ये कोई मटेरियल ले लिया और हम इससे कोई यूज़ करना चाहते हैं, या मतलब कहने का ये कि इसको किसी मटेरियल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ये अगर हमारा मैग्नेटिक मटेरियल की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिमेन है ये हमारा, तो हमें ये कैसे पता चले कि ये जो हमने मटेरियल लिया है उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, उसमें एच कितना है, उसमें बी कितना है। तो इन सब को पता लगाने के लिए किसी भी मटेरियल का हमें उसका हिस्टैरिसीस पता करना होता है। ठीक है, और ये हिस्टैरिसीस क्या होता है वो हमने आज देखना है। हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल लेते हैं, ठीक है, तो हम उस मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन में हम नॉर्मली इन तीनों को ऑब्जर्व करते हैं एक तरीके से। ये जो लास्ट 3 वर्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह लो, एच कह लो और बी कह लो इसको। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर, जो 3 यहाँ पर लिखे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच और बी, इन तीनों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इन तीनों के बेस पर ये पता लगाते हैं कि क्या ये मटेरियल हमारा सुटेबल है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे टेलीविज़न है, रेडियो है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब इन तीनों के बेस पर हम उसका एक हिस्टैरिसीस बनाते हैं और उस हिस्टैरिसीस के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि वो मटेरियल किस चीज़ को बनाने के लिए सूटेबल होगा। तो लेट अस सी आवर हिस्टैरिसीस। हमने क्या कहा अभी कि हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। ये दोनों एक्चुअल में जो म्यू होता है वो B/H हम लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है या बी, दोनों लगभग एक ही चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो हम इन दोनों को एक ही मानकर चल रहे हैं अभी, और इन दोनों के बीच में अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। यानी कि हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके या तो मैग्नेटिक इंडक्शन को निकाल लिया या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बी और आई निकाल लिया, और उसको हमने वाई एक्सिस पर लेना है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ था एच, उसको हमने एक्स एक्सिस पर लेना है। ठीक है, इसको बनाते हुए ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई या फिर बी मैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाई एक्सिस पर, और एच पर हमारे क्या रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेंगे। ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जिसको हम नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एच और बी की वैल्यू है उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू में दोनों टर्म 0 थी, आई भी 0 था और एच भी 0 था। ठीक है, या तो आई मान लो या बी मान लो, एक ही चीज़ मान लेते हैं हम। आई 0 था, एच भी 0 है, तो हमने क्या करा, एच को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर बढ़ाते चले गए इस तरीके से। यहाँ जब हम एच को बढ़ाते हैं तो इट वाज ऑब्जर्व कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इस कर्व के अलोंग बढ़ता है, ओ से ए की तरफ, ये डायरेक्शन ओ से ए। तो हमने क्या करा, एच को तो बढ़ाया पॉजिटिव के लिए, तो हमारा जो आई था वो इस कर्व के अलोंग बढ़ा ओ से ए, और इस कर्व पर, इस पॉइंट पर जाकर, ए पॉइंट पर जाकर हम एच को अगर बढ़ाते हैं तो इसके अंदर सैचुरेशन आ जाती है एक तरीके से,
यानी हम इसको जितना मर्जी बढ़ा लें एच को, अब आई या बी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, इसके अंदर सैचुरेशन आ गया, ए पॉइंट पर सैचुरेशन आ गया है। ठीक है, जब हम ओ से एन मूव कर रहे हैं एच को, तो जो हमारा आई है वो ओ से ए की तरफ मूव कर गया, और उसके बाद एन से आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो इसमें सैचुरेशन आएगा, तो हम ए पॉइंट तक उसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम कि वापस चलते हैं, एन पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ गया था आई में, तो हमने क्या करा कि हम इसको रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब एन से ओ जा रहे हैं हम एच के लिए, एच जो है आपका, उसमें हम एन से ओ की तरफ वापस जा रहे हैं। तो कर्व हमारा होना चाहिए ए से ओ वापस आ जाना चाहिए एज इट इज, यू की यू, लेकिन हमारा जो कर्व है वो ए से ओ की वापस नहीं आता पाथ पर, वो ए से सी के पाथ को फॉलो करता है। यानी कि जब हम एन से ओ की तरफ एच के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो वो ए से ओ नहीं जा रहा है, वो जा रहा है ए से सी। ए से सी हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि हमने एच को एन से 0 बना दिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो बी और आई है वो 0 नहीं हुए हैं, तो यहां पर इसकी कुछ वैल्यू रह गई है। कितनी वैल्यू रह गई है? ये वैल्यू रह गई है, दैट इज नोन एज ओ सी। इसको हमने नाम दे दिया ओ से सी। अब हम चाहते हैं कि हम इसको दोबारा से 0 बनाएं, ये सी पर आकर के अटक गया है। हम इसको 0 बनाने के लिए एच को नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं। जब हम एच को नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो ये सी से डी इस पॉइंट पर आ गया है, यानी कि अब आई की वैल्यू यहां पर आकर के, ठीक है, क्या हो गई है? 0 हो गई है। यानी नेगेटिव वैल्यू एच की करने से हमें आई की वैल्यू 0 मिली है। ठीक है, फिर इसको अगर हम और नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा दें एच को, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इस पाथ के अलोंग मूव कर जाता है। ठीक है, जब इस पाथ के अलोंग मूव करेगा तो एम पॉइंट पर जाकर के नेगेटिव एम पर फिर ये सैचुरेशन पर चला जाता है। फिर इसके अंदर सैचुरेशन आ गई, और सैचुरेशन आ गई तो हम इसको दोबारा से फिर वापस 0 बनाना चाहते हैं, तो फिर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यानी रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, अब एम से ओ की तरफ। तो ये इस पाथ को फॉलो फिर से नहीं करेगा, ये एक अलग पाथ फॉलो कर रहा है, ई से एफ, एफ से जी और जी से ए। तो आपने हर बार ये देखा, शुरुआत में जब हम ओ से एन गए तो ये ओ से ए गया, ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन जब हम एन से ओ रिवर्स गए तो ये ए से ओ नहीं आया, ये ए से कहाँ गया? सी की तरफ गया। तो इसके अंदर कुछ वैल्यू रह गई थी पॉजिटिव में, तो हमने उस पॉजिटिव वैल्यू को 0 बनाने के लिए एच को नेगेटिव में ले गए, और एच को जब नेगेटिव में ले गए तो अब ये सी से डी जा करके 0 हुआ है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी आ गई है जहां पर ये 0 हुआ है। अब फिर हमने इसको एच को दोबारा से नेगेटिव में बढ़ा दिया। जब जैसे एच को नेगेटिव में बढ़ाया तो ये इस पाथ पर जाकर फिर सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, एम से आगे जितना भी जाएंगे तो ये सैचुरेटेड रहेगा। अब फिर हम रिवर्स चलते हैं, एम से ओ जा रहे हैं। जब हम एम से ओ जाएंगे तो ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, फिर ये करता है ई से एफ, एफ से जी, जी से फिर ए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पर जब आप देखेंगे, जब हम O से N गए तो ये O से A गया, जब हम N से O गए तो ये A से C, ये पीछे रह गया। H तो 0 हो गया लेकिन ये पॉइंट 0 नहीं हुआ। फिर हम H को नेगेटिव में ले गए, तब ये जाकर के कहाँ हुआ? 0 हुआ। ऐसे ही जब हम H को इस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो ये भी इस पाथ को फॉलो करता है, यानी कि वापस हम ऊपर आ गए हैं लेकिन अभी भी इसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल रह गया है, और ये इस तरीके से चलता है फिर कंप्लीट साइकिल के लिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम H और B या H और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका जो I है या आपका B है वो H के हमेशा पीछे चलता रहता है। H 0 हो चुका है वापस में, लेकिन ये कुछ ना कुछ है पॉजिटिव। H नेगेटिव में चला गया, फिर जाकर के ये दोबारा से क्या हुआ है? 0 हुआ है। तो ये जो यहां पर वैल्यू है O से C,
इसके अंदर हमने H को 0 बना दिया है, H 0 हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह गया है, और उस मैग्नेटिज्म जो रह गया है उसको हम एक नाम दे देते हैं, एंड दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लेफ्ट बिहाइंड इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह जाए सब्सटेंस के अंदर, तो वो हमारा बन जाता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और उसको हमने रिटेंटिविटी या कुछ बुक्स में रिमेनेंस के नाम से इसको दे रखा होता है। अगर वर्ड रिमेनेंस आ जाए या रिटेंटिविटी आ जाए, सेम थिंग है। यानी कि H को 0 बनाने के बाद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह गया है, दैट रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लेफ्ट बिहाइंड इज नोन एज रिटेंटिविटी। रिटेन कर लिया उसने उस चीज़ को, तो दैट इज वर्ड इज रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। अब हमने इसको 0 बनाने के लिए H को नेगेटिव में ले गए, और जितना हम H को नेगेटिव में ले गए हैं, इस वर्ड को हमने नाम दे दिया है कोर्सिविटी का। यानी द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन सो दैट वी कैन रिक्वायर टू मेक I 0, ताकि हम इस I को 0 बना सके, H की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पर I 0 होता है, दैट इज नोन एज कोर्सिविटी, या इसको हम बोल सकते हैं कोर्सिव फोर्स ऑफ द मटेरियल। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार आए हैं एग्जाम में, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। अब आपने क्या देखा कि हर बार जो है वो कर्व जो है B और I का H से पीछे रहता है, और कंप्लीट साइकिल में ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो जब ये कंप्लीट साइकिल हो गया और H से हमेशा B पीछे रह गया है, तो इस सारे सिस्टम को हमने नाम दे दिया हिस्टैरिसीस का। द लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि B या I बिहाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस, और द क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन को या I को बिहाइंड रहना, किसके बिहाइंड रहना? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब H के बिहाइंड रहना, दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस, एंड द क्लोज कर्व इज नोन एज हिस्टैरिसीस कर्व और हिस्टैरिसीस लूप। तो हम इसके बेस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह का कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर जब हम कंप्लीट साइकिल में मूव कर रहे हैं, तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो लॉस हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, उसको डिस्कस करते हैं कि एनर्जी डिसिपेशन ड्यू टू हिस्टैरिसीस या एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस कह सकते हैं। एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस का मतलब समझ में आ गया, B H से पीछे चलेगा हमेशा। तो हमने क्या करा कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया रिंग टाइप में, और उसके ऊपर हमने वाउंड कर दिया। ठीक है, आयरन जो है आप कह सकते हैं रिंग वाउंड कर दिया हमने। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, ठीक है, रिंग की शेप में। रिंग का शेप का मतलब ये है कि हमने इस तरीके से उसके ऊपर वाउंड कर रखा है। तो L मान लेते हैं उसकी सरकमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंशियल लेंथ है, A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और म्यू उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। और आपको ये पता है कि जब I करंट उसमें से पास होगा, तो जो H होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू होती है N/L, Ni/L। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने रोल एंड रिंग जब हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, तो उसके अंदर भी ये वर्ड आया था। अब क्योंकि जो है लगातार जो है उसमें करंट पास हो रहा है, और जब करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारा क्या होता है? फाई इज इक्वल टू, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, जो भी है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो B अगर मैग्नेटिक इंडक्शन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी B इंटू में A, और N नंबर ऑफ टर्न्स में से पास हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? NBA। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द वाइंडिंग, एंटायर वाइंडिंग इज NBA। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो करंट की वैल्यू चेंज होने का मतलब इंक्रीज हो रही है, और जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है कॉइल के साथ, वो भी चेंज होगा,
और फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। When current I changes or current I increases, magnetic flux changes or magnetic flux increases. And according to Faraday's law, when electromagnetic of induction, induced EMF is produced. और जो induced EMF है उसकी वैल्यू क्या होगी? E is equal to minus d phi by dt ये होता है। phi की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये NBA हमने पुट कर दिया, d by dt as it is। ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंटिंग द लेंज़ लॉ। ठीक है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और वी कैन से E इज इक्वल टू N और A बाहर ले लिया हमने dB बाई dt। अब क्योंकि हम कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव साइन ये है यहाँ, तो इसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन होगा और वर्क डन क्या होगा? dW डैश दिस इज इक्वल टू EI dt। ठीक है, dW डैश इज इक्वल टू EI इंटू में dt और E की वैल्यू हमारे पास है, ये है NA dB बाई dt। तो नेगेटिव हटा दिया हमने, इग्नोर कर दिया, टेकिंग ओनली द जस्ट मैग्नीट्यूड। अब हमने यहाँ पुट कर दिया NA dB बाई dt, I एज इट इज और dt भी एज इट इज है। तो dW डैश की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब क्योंकि dW डैश स्मॉल वर्क डन हमारे पास है, तो स्मॉल वर्क डन अगर हमारे पास है तो इसको हम जो है H की वैल्यू के साथ पुट कर देते हैं। अब यहाँ देखो H हमारे पास है NI बाई L। ठीक है, तो हमने H को यहाँ, सॉरी ये N है, H को पुट कर दिया क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पर क्या था? H था ना, ये देखिए I की वैल्यू है ये देखिए NA dB बाई dt, ये I टर्म है और I को हमने यहाँ से निकालना है। I को जब यहाँ से निकालेंगे तो ठीक है वो H इंटू L बाई में N चला जाएगा। ये मैंने शायद आपको दोबारा से H ही लिखना पड़ेगा, ये H है। ठीक है, क्योंकि I को निकाला है हमने, तो I क्या है? HL बाई N। तो ये तो था हमारा E और ये क्या वैल्यू हो गई? किसकी वैल्यू हो गई? I की। तो N से N कैंसिल, dt से dt कैंसिल, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई? HAL इंटू में डी। पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो जो वर्क डन था dW डैश पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने उसको सिंपली लिख दिया dW, तो dW डैश डिवाइडेड बाई V, और V वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू में लेंथ एक तरीके से। तो A इंटू L, A और L दोनों कैंसिल हो गए, तो स्मॉल वर्क डन कितना आ गया? H इंटू में dB। तो ये H इंटू dB स्मॉल वर्क डन आ गया हमारे पास। अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए तो इसका हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dW इज इक्वल टू कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन, और dW का मतलब क्या है? H डॉट dB, तो दिस इज H डॉट dB। हेंस दिस H डॉट dB रिप्रेजेंट्स व्हाट? अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ BH लूप। ये जो है H डॉट dB हमने जब आपको अभी अभी डिस्कस भी किया था हमने यहाँ पर कि जो ये वैल्यू है ये एक तरीके से B और H के बीच में है, और जब हम कंप्लीट साइकिल के लिए लेते हैं तो ये इसका एरिया भी रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए H डॉट dB विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ BH लूप। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ BH लूप। और वर्क डन का मतलब क्या है? एक तरीके से हिस्टैरिसीस लॉस और एनर्जी लॉस। ठीक है, वर्क डन और हिस्टैरिसीस लॉस और एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ही वर्क डन होता है हमारा पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस वर्क डन इज रिप्रेजेंटिंग द हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ BH लूप, या वी कैन से एरिया अंडर द BH लूप। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी लॉस है वो वर्क डन के बराबर है, और वो किसके बराबर आया? जो भी हमारा एरिया है BH लूप के अंदर। अब हमें ये पता चल गया है कि हिस्टैरिसीस क्या क्या कर सकता है। तो अगर हमें ये पता हो कि किसी भी कंप्लीट साइकिल के लिए कितना एरिया कवर हो रहा है तो हम उसका एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं, और इसी पर बेस होकर के अब हम सब्सटेंस की इंपॉर्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस से मतलब ये
कि हमें अब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कर्व मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर दो कर्व बनाए हैं, एक है स्टील के लिए ब्लैक शेप में है ये, और सॉफ्ट आयरन के लिए रेड शेप है ये, ठीक है। अब ये भी बी और आई या एच के बीच में ग्राफ है हमारा। अब इस इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व को देख लेते हैं, ये क्या काम आ सकता है हमारे जो कर्व्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्टील के लिए उसकी शेप थोड़ी सी थिकनेस में ज़्यादा है, एरिया में ज़्यादा है, और सॉफ्ट आयरन के लिए उसके अंदर उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम, यानी कि एरिया उसका कम है सॉफ्ट आयरन के लिए। तो अगर हम इन दोनों कर्व्स को ड्रॉ कर लें तो उसके बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज़ होगा, यानी सॉफ्ट आयरन कहाँ पर यूज़ होगा और स्टील कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है हमारा परमानेंट मैग्नेट के लिए, ठीक है। जब भी हमें परमानेंट वर्ड यूज आ जाए, परमानेंट का मतलब कि एक बार उसमें मैग्नेटिज्म आ जाए तो वो हाई वैल्यू तक, हाई टाइम वैल्यू तक रहना चाहिए। फॉर ए परमानेंट मैग्नेट रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मस्ट बी हाई। एक बार रेजिडुअल हो गया तो दैट शुड बी हाई। इसके अलावा एक और चीज़ होनी चाहिए कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आ गया है दैट शुड बी लास्ट लॉन्गर एंड शुड हैव हाई कोर्सिविटी। कि एक बार आ तो गया, रेजिडुअल तो हो गया उसमें, ठीक है, यानी रिटेन तो कर लिया, लेकिन उस रिटेन की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, लॉन्गर होनी चाहिए। तो परमानेंट किसी भी मैग्नेट को, मटेरियल को हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसके अंदर ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए कि मैग्नेटिज्म आना चाहिए हाई वैल्यू तक, और जो आ गया है उसको रिटेन करना है। रिटेन करने का मतलब समझते हैं कि हम उसको कहीं भी किसी भी तरह के फील्ड में रख दें, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, इट कैन रिटेन मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी मेहनत। अब आप इन मटेरियल को देखो, दोनों को, स्टील और सॉफ्ट आयरन के बीएच कर्व को। तो सॉफ्ट आयरन के अंदर रिटेन तो हो गया है, यहाँ इस वैल्यू तक रिटेन हो गया है, और स्टील में रिटेन कम हो गया है, यहाँ तक हुआ है स्टील में। लेकिन जब हम H को नेगेटिव में ले जाते हैं तो B तो जल्दी जीरो बना देता है, और ठीक है, किस केस में, सॉफ्ट आयरन के केस में। लेकिन स्टील के केस में ये वैल्यू थोड़ा सा लेट होकर के बनती है, यानी इतना गैप जरूर है इन दोनों में। जब हम H को नेगेटिव बना रहे हैं, H को नेगेटिव बना रहे हैं, तो सॉफ्ट आयरन के केस में ये इस पॉइंट पर जीरो हो गया, स्टील के केस में इस पॉइंट पर जीरो हो गया, यानी कि H को और ज़्यादा नेगेटिव हमने करना पड़ा, ठीक है। और जब H को और ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ा तो इसीलिए कौन सा बेटर होगा हमारे पास, सॉफ्ट आयरन के स्टील होगा, जिसमें रिटेंटिविटी या जिसमें H को ज़्यादा नेगेटिव बनाना पड़े ताकि इसके अंदर देर तक मैग्नेटिज्म रहे। तो स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। रिटेन तो कर सकता है, सॉफ्ट आयरन ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा मैग्नेटिज्म उसमें आ जाएगा, लेकिन उसको लंबे टाइम तक बनाए रखने का काम किसका है, स्टील का मच बेटर है। तो इसीलिए जब भी हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। इसके अलावा कुछ एलॉयज भी होते हैं, जैसे मैंने इसमें नाम लिखा है एल्निको का, ठीक है। एक कार्बन और स्टील की एलॉय है, वो भी हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। एक टिकोनल एलॉय है, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जब हम करंट देते हैं तब वो मैग्नेट बनता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल्स आर कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ साइकिल्स। करंट जो है वो कंटिन्यूसली, करंट इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है हमारा, यानी कंटिन्यूसली साइकिल चेंज हो रहे हैं। और जब इसमें करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है हमारा, ये भी कंटिन्यूसली जो है वो बार बार हर साइकिल के लिए अलग अलग बनेगा, हर साइकिल के लिए अलग अलग बनेगा, और जितनी बार वो बनेगा उसमें एनर्जी लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। परमानेंट मैग्नेट में तो क्या था कि एक बार बन गया, ठीक है, साइकिल हो गया कंप्लीट, उसके बाद हमें उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट इस तरीके से फ्लो करता है तो हर साइकिल पर एक लूप बनेगा, हर साइकिल पर एक लूप। जैसे ये साइकिल आई तो एक लूप बन गया, दूसरी साइकिल फिर इस तरीके से। तो ऐसा करने से जो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस हैं
वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ साइकिल्स, देयरफॉर हिस्टैरिसीस लॉस शुड बी वेरी स्मॉल। हिस्टैरिसीस लॉस स्मॉल होने चाहिए, और अगर हिस्टैरिसीस लॉस को स्मॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका एरिया स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और एरिया किसका स्मॉल है हमारे पास? सॉफ्ट आयरन का स्मॉल है, रेड कलर वाले का। इसका स्टील का एरिया ज़्यादा है। ये देखो आप एरिया, यही चीज़ हमने अभी भी डिस्कस करी थी कि एरिया रिप्रेजेंटिंग वर्क डन, और वर्क डन का मतलब क्या था? एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस था, तो एरिया एनर्जी लॉस किसका ज़्यादा होगा? जिसका एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया किसका ज़्यादा है? स्टील का ज़्यादा है। Therefore, hysteresis loss should be small and material should have high value of intensity of magnetization. Therefore, soft iron is best for making electromagnets या this purpose. तो अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हमें सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज़ करना चाहिए। आप 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन कॉयल लेकर के हम उसके अंदर सोलेनॉइड बनाते हैं। उसको सॉफ्ट आयरन इसलिए लेते हैं क्योंकि इट इज़ हैज़ लो वैल्यू ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस। तीसरा, ट्रांसफार्मर कोर। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसफार्मर को, टेलीफोन डायफ्राम को, या चॉक्स, ये मोटर के अंदर यूज़ होते हैं, डीसी मोटर के अंदर। ठीक है, इनको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर भी वही सिचुएशन है, बार बार करंट फ्लो होगा, बार बार करंट फ्लो होगा, तो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो बार बार होंगी, और उसके अंदर भी हिस्टैरिसीस लॉस हो सकता है। तो अगर हिस्टैरिसीस लॉस होगा तो हमें इसको मिनिमम रखना है, और मिनिमम किस केस में है? इन दोनों में अगेन सॉफ्ट आयरन के केस में हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? मिनिमम। फॉर दिस पर्पज सॉफ्ट आयरन इज बेस्ट अगेन। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर कोर बनानी है दैट शुड आल्सो बी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। इसके अलावा एक दो नाम और है, मुन मेटल्स, रेडियो मेटल्स, परम एलॉयज, ये कुछ एलॉयज के नाम हैं। ठीक है, इन सभी से भी हम ट्रांसफार्मर कोर्स या डायफ्राम को या चॉक्स कॉइल को बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हिस्टैरिसीस का टॉपिक हो गया है। अब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। अगर किसी को कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो वो आप मैसेज करके मुझे बता देना। ठीक है, एक असाइनमेंट और हमें लिखना है, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, और शायद जो है वो असाइनमेंट जो आप बनाएंगे वो मैं ऑनलाइन चेक करूँगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, कब करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को किसी भी दिक्कत आती है पॉइंट में तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।